नमस्कार दोस्तों। आज कक्षा 12 हिंदी विषय का जीवन परिचय एक देखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। कक्षा 12 यूपी बोर्ड, उसमें जो चौथा प्रश्न होता है, चौथा प्रश्न जीवन परिचय से रिलेटेड होता है, जो कि गद्यांश वाले जो लेखक हैं उनसे, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल हो गए या प्रभाकर करके हो गए, कन्हैयालाल करके हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, तो इनसे रिलेटेड जीवन परिचय पूछता है। अगर हम बोर्ड एग्जाम में देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में 3 लेखक दे देता है। 3 लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है और उसकी जो शब्द सीमा होती है वो 80 शब्दों में लिखना होता है। मात्र 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में लिखना होता है और इसका जो अंक भार होता है वो 5 नंबर का होता है, 5 मार्क्स का होता है। अब 5 अंकों में किस तरीके से बांटा जाता है इसको, इसमें पूछता है कि लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी भाषा शैली पर प्रकाश डालें। यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 चीजों पर जोर दिया जाता है। एक, लेखक का जो जीवन परिचय है उस पर, उसकी जो साहित्यिक शैली क्या है, कृतियां क्या हैं और भाषा शैली क्या है उसकी। अगर इन्हीं 5 अंकों को अगर हम डिवाइड करें कि कितने कितने शब्दों में लिखें और कितना अंक हमें मिल जाए, तो सबसे पहले तो होता है कि उसका जीवन परिचय, छोटा सा हम जीवन परिचय लिख सकते हैं। और जीवन परिचय ज्यादा लंबा नहीं, मुश्किल से हम 40 शब्दों में, 40 शब्दों में उसका जीवन परिचय लिखते हैं, 40 वर्ड्स में। और 40 वर्ड्स में हम क्या लिख सकते हैं कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, किस सन में हुआ था, प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने क्या की थी, किस विषय से उन्होंने पढ़ाई की थी, कौन सी भाषा पर उनका गहन अध्ययन उन्होंने किया था। इसके अलावा अगर कुछ उन्होंने कार्य किए हैं तो उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा प्रकाश डाल करके 40 शब्दों में, यानी मुश्किल से 4 से 5 लाइनों में, पंक्तियों में हम पूरी कर सकते हैं। अगर इतना हम कर लेते हैं तो देखा जाए तो 2.5 अंक का हमने काम कर लिया, यानी 2.5 मार्क्स का हमने काम कर लिया। इसके बाद बचे 40 शब्द। 40 शब्दों में क्या कर सकते हैं कि कृतियां इनकी क्या हैं, कृतियां कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं की हैं। तो रचनाएं की इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं, निबंध संग्रह ये हैं, कहानी ये हैं। इस प्रकार से हम कैटेगरीज बना करके 4-6 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यानी कि बहुत मैक्सिमम करके 7-8 शब्दों में हम इसको पूरा कर सकते हैं। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा अगर हो गया तो 10 शब्द। और ये कृतियां जो है जीवन परिचय में ही इंक्लूड कर सकते हैं या अलग हेडिंग डाल करके हम लिख सकते हैं उनकी क्या रचनाएं हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो इनकी भाषा और शैली क्या रही है, क्योंकि साहित्यिक परिचय पूछता है कि लेखक का साहित्यिक परिचय भी साथ में लिखना होता है। तो जीवन परिचय, कृतियां, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में 2 चीजें, भाषा और शैली किस प्रकार से है। भाषा और शैली मिला करके यदि 30 शब्द में लिख दिए तो पर्याप्त है इतना। और बचा हुआ जो 10 शब्द हैं उसमें हमने कृतियों को समेट दिया, यानी 40 से 45 शब्दों में जीवन परिचय, 8 से 10 शब्दों में कृतियां और 30 से 35 शब्दों में भाषा शैली, इसको लिख दिया। यानी 10 शब्दों में कृतियां लिख दी तो मान चलिए कि 1 अंक इसमें मिल गया, तो हो गया 3.5। फिर बचे 1.5 नंबर, तो वो 1.5 नंबर इसमें हो सकता है। तो इस प्रकार से हम बांट करके लिख सकते हैं। 80 शब्द ज्यादा होता नहीं है और 80 शब्द से ज्यादा लिखने का कोई अर्थ भी नहीं है, और उससे कम लिखें तो अच्छा भी नहीं माना जा सकता। तो 80 शब्द देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि 70 से लेकर के 90 शब्द के बीच में हम जीवन परिचय लिख सकते हैं। 3 लेखक दिया रहता है, उसमें से किसी एक लेखक का ही पूछता है, मतलब करना होता है, लिखना होता है। तो आज हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय देखेंगे। तो इनका जन्म सबसे पहले देखने कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1904 में, 1904 में। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कब हुआ था। तो 1904 में इनका जन्म हुआ था। पता होगा कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, तो उसके 1 साल पहले इनका जन्म हुआ था।
और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मेरठ में हुआ था। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ लोग कह सकते हैं कि इनका जन्म लखनऊ में हुआ था, लेकिन इनके जो माता पिता हैं वो लखनऊ से ताल्लुकात रखते थे, एक वैश्य परिवार से बिलोंग करते थे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। लेकिन इनका जन्म जो है वो एक्चुअल में मेरठ में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में पड़ता है और बागपत से दक्षिण दिशा में पड़ता है। मेरठ वही स्थान जहाँ से मंगल पांडे ने क्रांति की शुरुआत की थी, 1857 की क्रांति वाला। और मेरठ देखा जाए तो जो क्रिकेट वाला बैट होता है उसके लिए भी प्रसिद्ध है, फेमस है। तो उसी मेरठ में इनका जन्म हुआ था। मेरठ में एक स्थान है खेड़ा, और मेरठ कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। कक्षा 12 में हो सकता है कि ये बेसिक जानकारियाँ कि थोड़ा सा अभाव हो कि मेरठ कहाँ पर है, दुनिया में कहाँ पड़ता है मेरठ। तो मेरठ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी वाले जो छोर है, पश्चिमी इलाका है, जहाँ गाजियाबाद, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, बागपत ये सब इलाके हैं। तो वहीं पर मेरठ एक शहर पड़ता है जो कि दिल्ली एनसीआर में वो लगता है। उसी मेरठ में एक गांव है खेड़ा, खेड़ा में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनके माता पिता लखनऊ से थे। और वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो प्रारंभिक शिक्षा है, इनिशियल जो उनका एजुकेशन है, वो भी लखनऊ में ही हुआ था। उनका जन्म मेरठ में भले हुआ था, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा उनकी लखनऊ में हुई थी। तो इसमें हम 3 चीज ध्यान रख सकते हैं कि इनका जन्म 1904 में हुआ था, इनकी मृत्यु जो है 1967 में हुई थी, 1967। अब बहुत ज़्यादा इसमें अपना श्रृंगार, योग वियोग ये सब लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बस सिंपल से लिख दें कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 में मेरठ की खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ के एक वैश्य परिवार से ताल्लुकात रखते थे। बस इतना कर दिया, मुश्किल से 15 से 20 शब्दों में। इसके बाद इनकी शिक्षा के बारे में 2 लाइन हम ले सकते हैं, ये कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ही पूरी हुई थी इनके माता पिता के साथ में। इसके बाद लखनऊ से ये चले आए थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय इलाहाबाद, बनारस में, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की थी, यानी स्नातक की परीक्षा यहाँ से उन्होंने उत्तीर्ण की थी। इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय फिर से आ गए, यानी अपने घर पे, और लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए यानी परास्नातक, पीएचडी और डीलिट यानी कि कह लें कि लिटरेचर में जो होता है एक तरीके से अध्ययन, तो लिटरेचर में, साहित्य में इन्होंने अध्ययन किया था। डीलिट की उपाधि होती है, डीलिट की उपाधि दिया जाता है। तो डीलिट इन्होंने किया था कहाँ से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो इनके शिक्षा में 2-3 लाइन मुश्किल से कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में संपन्न हुई थी। इसके बाद ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए यानी स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ये लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी और डीलिट की उपाधि इन्होंने प्रदान की गई थी, इन्होंने प्राप्त किया था। इसके बाद थोड़ा सा इनके काम के बारे में बता सकते हैं। ये इनकी रुचि पुरातत्व के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा थी। पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजी होता है, यानी जब कोई आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्ववेत्ता उसे कहते हैं जो पुरातत्व शास्त्र में अपनी गहन रुचि रखता है और उसका अध्ययन करता है, आर्कियोलॉजिस्ट उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो पुरातत्व मतलब होता है जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है वो जब किसी पुराने अवशेष का अध्ययन करता है, उसका विश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है, उसका विवेचन और व्याख्या करता है कि पहले के समय के जो लोग थे उनका जीवन यापन कैसे था, उनकी संस्कृति कैसे थी, वो कैसे रहते थे इत्यादि के बारे में जब कोई पुरातत्ववेत्ता अध्ययन करता है तो उसको हम कह सकते हैं कि ये पुरातत्व शास्त्र है, आर्कियोलॉजी है। तो पुरातत्व में इनकी गहन रुचि थी। और जब भारत आज़ाद हुआ तो एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संग्रहालय करके दिल्ली में एक संग्रहालय है, उसमें उन्होंने अध्यक्ष पद को भी ग्रहण किया था। और भारतीय पुरातत्व संग्रहालय को बनवाने में उन्होंने अपना एक अहम योगदान भी दिया था भारत सरकार के साथ, और वहाँ पर वो अध्यक्ष भी रहे थे कुछ समय तक। इसके बाद ये मथुरा में और लखनऊ में 2 स्थानों पर पुरातत्व संग्रहालय जो होता है उसके निरीक्षक पद को भी ग्रहण किया था। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए
की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, स्नातक किया था। इसके बाद उसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग एक है। जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय अलग अलग विभाग बटा हुआ है सब्जेक्ट वाइज, तो उसमें एक विभाग है पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग, यानी आर्कियोलॉजी एंड एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट, या बोल रहे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड एंशियंट हिस्ट्री। इसका इनको अध्यक्ष भी बनाया गया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। तो इनके काम से रिलेटेड दो बातें लिख सकते हैं मुश्किल से, कि ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या कहने की भारतीय पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद को इन्होंने सुशोभित किया था। इसके बाद ये मथुरा और लखनऊ के जो पुरातत्व संग्रहालय है इसके निरीक्षक पद पर भी ये गए। इसके बाद ये पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया था। इतना ही मुश्किल से, तो इतना अगर हम लिख दें तो 40 शब्दों में हम समेट सकते हैं। मुश्किल से 10 शब्दों में इसको, 10 से 12 शब्दों में। शिक्षा को कह लें कि 15 शब्दों में हो सकता है, और 10-12 शब्दों में इसको हम समेट सकते हैं। तो 40 शब्दों में इतना आराम से हो जाएगा। 10 शब्दों में इनकी कृतियों के बारे में हम बता सकते हैं। इनकी कृतियां, इन्होंने बहुत सारी निबंध लिखी हैं। जैसे कक्षा 12 में जो पाठ है राष्ट्र का स्वरूप नाम का जो पाठ है उसको भी इन्होंने लिखा है। वो एक तरीके से निबंध टाइप का है, पढ़ने में अच्छा लगता है। भारतीय संस्कृति से रिलेटेड उसमें बातें बताई गई हैं। तो इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो एक तो है पृथ्वी पुत्र, ये ध्यान रखना पृथ्वी नहीं है, ये पृथ्वी है, पूरा था है। कल्पलता, कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर। भारत की एकता यानी यूनिटी ऑफ इंडिया। कल्प वृक्ष और वागधारा। वागधारा का संधि विच्छेद करेंगे तो वाक धन धारा, यानी बोलने में एक धारा प्रवाह हो, फ्लुएंटली हो, उसमें फ्लुएंट हो, तो वागधारा ये निबंध संग्रह है जिसको इन्होंने लिखा था। तो 1 2 3 4 5 6 6 इनकी निबंध संग्रह है। 6 को अगर ना याद कर पाए तो एक पृथ्वी पुत्र लर्न कर सकते हैं, कला और संस्कृति, भारत की एकता, ये 3 बड़े आराम से याद हो सकते हैं। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत की रचना की थी उस पद्मावत की इन्होंने व्याख्या भी की थी। दूसरा, बाण भट्ट जी ने हर्ष चरित्र नाम का एक ग्रंथ लिखा था, उसका इन्होंने सांस्कृतिक अध्ययन किया था, यानी कि कल्चरल स्टडी इन्होंने किया था। इसके अलावा कुछ इन्होंने चरित्र चित्रण भी किए थे, उसमें से जैसे श्री कृष्ण जी का और वाल्मीकि मनु, ये 3, वाल्मीकि मनु और श्री कृष्ण। वाल्मीकि कौन है? तो रामायण के रचयिता। मनु कौन है? तो मनु स्मृति की रचयिता। तो इन तीनों महानुभावों का इन्होंने चरित्र चित्रण किया था। तो इतना हम बता सकते हैं कृतियों के बारे में। फिर इनकी भाषा शैली क्या थी उसके बारे में हम 25 से 30 शब्द 35 शब्द लिख सकते हैं। तो भाषा कैसी थी इनकी? लैंग्वेज, तो वो शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली थी, यानी शुद्ध भाषा लिखते थे, खड़ी बोली में लिखते थे, यानी किसी प्रकार का अवधि ये सब भाषा का प्रयोग वो नहीं करते थे। तत्सम शब्द का ज्यादा प्रयोग करते थे। तत्सम मतलब जो संस्कृत के समान हो, संस्कृत निष्ठ शब्दावलियों का ज्यादा प्रयोग करते थे। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ज्यादा शब्दावलियां जो संस्कृत निष्ठ हैं इसके कारण से उनकी जो रचनाएं हैं ज्यादा कहने कठिन हो गई हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि संस्कृत निष्ठ शब्दावलियों का प्रयोग करने के बावजूद भी उनकी रचनाएं बहुत ही धारा प्रवाह हैं, पढ़ने में अच्छा लगता है, लयात्मकता उसमें आती है। तो वैसे भी यदि आप राष्ट्र का स्वरूप नाम का पाठ पढ़ेंगे तो उसमें लयात्मकता और बहुत ही अच्छा अनुभव मिलता है पढ़ने में। तो संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करते हुए भी उनकी जो भाषा शैली है, जो धारा प्रवाह महता है, जो फ्लुएंटनेस है, वो हमें दिखाई पड़ती है। इसके अलावा प्रामाणिकता हम कह सकते हैं। प्रामाणिकता मतलब कि ऑथेंटिसिटी हमें दिखाई देती है। ऑथेंटिसिटी, AUTHENTICITY, ऑथेंटिसिटी इनके रचनाओं में दिखाई देती है। और जब भी हम कोई भी उत्तर लेखन करें या कोई भी बात बोलें, जब तक उसमें कोई तथ्य ना हो, फैक्ट ना हो, प्रामाणिकता ना हो, कोई प्रूफ करने के साधन ना हो, स्रोत ना हो,
तब तक ज़्यादा टीका टिप्पणी करना अच्छा भी नहीं माना जाता है। तो ये जो भी अपनी रचनाएं करते थे उसमें प्रामाणिकता रहती थी, यानी कि जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए तो उसमें से कुछ तथ्य निकाल लिए तो उसका उन्होंने उसमें वर्णन कर दिया। जैसे 1830 के आसपास जब राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब बंगाल में एक तरीके से पुनर्जागरण यानी कि धार्मिक और सामाजिक सुधार में लगे हुए थे। तो जैसे सती प्रथा हुआ या दहेज प्रथा हुआ, इन सब के अंत के लिए, महिला जो विधवा पुनर्विवाह हुआ, इन सब के लिए उन्होंने भारतीय जो ऐतिहासिक धार्मिक ग्रंथ हैं उसका उन्होंने हवाला दिया कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये सब लिखा हुआ है, लेकिन इसको किस प्रकार से इसका प्रयोग ना करके लोग अपने हिसाब से चीज़ों को मोड़ करके अपना फ़ायदा उठाते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय ये सब जो है वो भी ऐतिहासिक ग्रंथों की ऑथेंटिसिटी अपने रचनाओं में लाते थे। तो वही ऑथेंटिसिटी हमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी की भी रचनाओं में दिखाई पड़ती है। तो ये इनकी भाषा है। भाषा में हम एक लाइन लिख सकते हैं कि इनकी भाषा शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है, संस्कृतनिष्ठ है, तत्समय शब्दों का प्रयोग करते हैं और इनकी रचनाएं प्रामाणिक तथ्यों के साथ प्रस्तुत की जाती हैं। इसके बाद इनकी शैली पर हम थोड़ा सा एक दो लाइन लिख सकते हैं। इनकी शैली किस प्रकार से है, तो विवेचनात्मक शैली है, यानी विवेचन करते हैं किसी चीज का। जैसे एक कोई तथ्य लिए, उस तथ्य की फिर व्याख्या किए, यानी व्याख्यात्मक शैली में करते हैं। एक्सप्लेनेशन कहने शैली में वो अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं। एक इसमें देख लें, ये व्याख्यात्मकता है। व्यासात्मकता, व्यासात्मकता मतलब कि जो इनकी भाष्य शैली है उसमें, भाष्य जो रचनाएं हैं उसमें व्यास शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। विचारात्मक शैली, यानी कि वही एक चीज कि कोई तथ्य उठाया, कोई प्रामाणिक तथ्य उठाया, कोई एविडेंस उठाया, उसको फिर वो उधेड़ उधेड़ करके उसका विश्लेषण करना, उसका विवेचन करना, इस प्रकार की उनकी शैली रही है। इसके अलावा सामासिकता है, इनकी शैली जो है सामासिक शैली है, यानी कि सभी को ले करके चलने वाली शैली है, मीन्स संश्लेषित करने वाली शैली है इनकी। तो ये मुख्य रूप से इनकी शैली में हम दो चीज देख सकते हैं कि विवेचनात्मक या व्याख्यात्मक या वर्णनात्मक या विचारात्मक शैली में लिखते हैं, दूसरा सामासिक शैली में लिखते हैं। तो ये इनका जीवन परिचय था मुख्य रूप से। तो इसके बाद जो अन्य रचनाएं हैं, जो अन्य रचनाकार हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में समय समय पर देखते रहेंगे। इस वाले वीडियो में बस इतना ही। इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।